Hello students, good evening. Am I audible to everyone? Yes. Okay, fine. So before starting today's class, I want to give some instructions to everyone that once you all join the class, please mute your mics. That will be the first thing that you have to do. And secondly, अगर इन केस क्लास के बीच में आपको कोई भी डाउट होता है, इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू वांट टू आस्क, सो जस्ट नोट इट डाउन एट सम प्लेस on pen and paper, and you can ask that particular question at the end of the class, so that in between there will be no kind of disturbance in between the class, जिससे कि whenever you are accessing the class afterwards, you can easily see the content regardless of seeing the disturbance. तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, जस्ट राइट डाउन द thing on pen and paper and you can ask at the end of the class. And one more thing I want to say that you I'll ask any one of you from the class in each lecture. हर क्लास में मैं आपसे किसी भी से randomly I can ask any one of you to summarize the class of that particular day. और वो किसी से भी किया जा सकता है. So just focus and just be in the class for 2 hours. ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑन करके चले जाते हैं, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल क्लास नहीं है दैट यू हैव टू डू इट फॉर अटेंडेंस. दिस इज ओनली इफ यू वांट टू लर्न. तो जो भी क्लास में रहेगा उससे रेंडमली आई लास्ट टू सम अप द क्लास फॉर दैट पर्टिकुलर डे. Next, what I want to tell you that whatever the attendance is concerned, तो आज का अटेंडेंस आप लोग जस्ट डू वन थिंग, क्योंकि बिकॉज आई हैव नॉट येट एडेड यू पीपल ऑन मूडल. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट राइट योर रोल नंबर विद इन ब्रैकेट्स योर नेम. जस्ट राइट रोल नंबर विद इन ब्रैकेट्स योर नेम. इस तरीके से यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखिएगा और ब्रैकेट्स में अपना नेम लिखकर just type that particular message in the chat box for today's attendance. इसके बाद from tomorrow I'll add you people on Moodle, and उसके बाद मैं आप लोगों से Moodle पर self recorded like attendance ले लिया करूँगी. ठीक है. So आज के लिए आप लोग अपना रोल नंबर in within brackets your name लिख दीजिएगा. So that will be your attendance. या जैसे रोहित ने किया है और श्वेता गौतम ने किया है. Very good. And as you know that your GATE exam is just how many months? 4 months away. September, October, November, December, January. 4 to 5 months away from today. So हम कोशिश करेंगे as much as we can discuss about the subject, as much as I'll be able to explain you the subject. जितना हो सकता है मैं आपको कोशिश करूँगी कि आप गेट के क्वेश्चंस स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच आप कर पाओ. ठीक है. और अगर डाउट्स होते हैं गेट के क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ हो, हम लोग उसको क्लास के एंड में सम अप कर लेंगे डेली बेसिस पर भी. और अगर प्रीवियस क्लास का आपको कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस एंड जस्ट ट्राई टू इग्नोर द क्लास इफ यू डोंट वांट टू लर्न. ठीक है. आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि किसी को हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दैट यू हैव टू अटेंड द क्लास. ऐसा कुछ नहीं है. तो सीखना है तो रहो, नहीं सीखना है तो जा सकते हो. ठीक है. सो हाँ, एक चीज़ और, वन मोर थिंग. अगर क्लास बीच में डिस्टर्ब हो जाती है या फिर नेट की वजह से मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है, अगर आपको मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है फॉर 2 to 3 सेकेंड्स, मतलब 5 सेकेंड तक अगर आपको मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है तो जस्ट मतलब अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो जस्ट टेल मी इन द मैसेज इन द चैट बॉक्स. आप लिख दीजिएगा ये चीज़ अगर नेटवर्क चला जाता है. और इधर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी प्लीज़ आप पिंग कर सकते हैं, या इनमें से बहुत सारे बच्चे जिसके पास मेरा पर्सनल नंबर है तो वहाँ भी आप पिंग कर सकते हैं. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ाते जाते हैं और आई डोंट नो कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है एंड वी डोंट एबल टू फिगर आउट कि मतलब कब कटा था. तो वो आप लोग बता सकते हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोग को इन्फॉर्म करनी थी बिफोर आई कैन गो विद द क्लास. ठीक है. सब्जेक्ट आप लोगों को पता होगा, बस आप मुझे ये बताइएगा एक कोई भी कि आर यू एबल टू सी द प्रेजेंटेशन.
जस्ट सी इन द चैट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बताइए। आर यू एबल टू सी द प्रेजेंटेशन? यस, ओके फाइन। So we are going to study for the operating system and we are preparing for GATE 2021. So all the best to everyone and I wish कि हम लोग achieve कर पाएं what we are going to discuss is. अच्छा, एक चीज़ और, GATE 2021 is going to be organized by IIT Bombay, सबको पता होगा। And व्हाट नेक्स्ट इज इस बार का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। अगर किसी ने पैटर्न पे ध्यान दिया हो या किसी ने ये चीज़ विजिट की हो, गेट के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। और वो चेंज ये है कि पहले हमारे गेट के एग्जाम्स में एमसीक्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑप्टिंग वन आंसर फॉर एनी क्वेश्चन आता था और हमारे एनईटीज आते थे। एनईटीज पता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। उसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। एमसीक्यूज में हमारा 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी, ठीक है। सो अभी क्या हो गया है गेट के एग्जाम में, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला हमारा होगा एमसीक्यूज जो नॉर्मली सब में रहता है। नेक्स्ट विल बी योर चेक बॉक्सेस क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें मल्टीपल आंसर्स यू कैन टेक। सो और उस क्वेश्चन में क्या होगा, आपका अगर 3 आंसर्स ठीक है किसी भी क्वेश्चन के लिए और अगर आपने उसमें से 2 मार्क किए देन यू पीपल आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पार्शियल मार्किंग। पार्शियल मार्किंग नहीं होगी, सिर्फ अगर आपके सारे आंसर्स ठीक है जो आपने मार्क किए हैं तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव भी नहीं होगी, ठीक है। और थर्ड टाइप तो आपको पता ही है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें नेगेटिव नहीं होता है, जो जिसमें वैल्यूज रखनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है गेट के 2021 से। एंड एज फार एज ओएस इज कंसर्न, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। एंड डिस्कस द सिलेबस एज वेल। नॉर्मल हमारे प्रोसेसेस थ्रेड्स हैं। एक नया टॉपिक बस इसमें ऐड ऑन हुआ है विच इज दिस वन, योर सिस्टम कॉल्स, ठीक है। ये टॉपिक पहले भी था लेकिन पहले डिटेल में नहीं था। अभी क्या है, इसको एज अ टॉपिक इसमें डाल दिया है, बाकी सारा सेम है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कंकरेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक एंड just wait, someone wants to enter in the class, let me, okay. ओके सो एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये डेडलॉक वगैरह पहले भी था। सीपीयू शेड्यूलिंग पहले भी थी। आईओ शेड्यूलिंग एज अ टॉपिक पहले नहीं था लेकिन अभी है। इसी को हम डिस्क शेड्यूलिंग के नाम से भी जानते हैं, तो इसीलिए टॉपिक में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नाम में चेंज है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअल मेमोरी का पार्ट हमारा पहले भी था। तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ सिस्टम कॉल्स ऐड ऑन हुआ है, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं हुआ है, रिमूव कुछ नहीं हुआ है सिलेबस में से। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस देन। लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, व्हाट्स द एप्लीकेशन, ये अभी तक आप लोग सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। वी आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द क्वेश्चंस दैट गेट इज गोइंग टू कवर। हम उस पर ज़्यादा बात करेंगे, सब्जेक्ट हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली क्या है, एप्लीकेशंस क्या है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के, कि हमें अपने जो मशीन है, मेरा जो सिस्टम है, मेरा हार्डवेयर है, उससे इंटरेक्ट करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत है। अब मशीन से मुझे इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए मैं हर चीज़ को हर चीज़ को चलाने के लिए अपने सिस्टम में, हर चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी मशीन पर आई कैन नॉट जस्ट गो मैनुअली, आई कैन नॉट जस्ट राइट द कोड। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि अगर मुझे अपने सिस्टम में मूवीज़ प्ले करना है, वर्ड प्ले करना है, कुछ भी करना है, मुझे ब्राउजर चलाना है, तो मैं एक लाइन ऑफ कोड्स नहीं लिख सकती हर बार। हम मतलब ऐसा हो सकता है, देखो मशीन से डायरेक्टली अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो वो तो कर सकता है जिसने मशीन डिज़ाइन की, लेकिन एक अगर मैं अपनी बात करती हूँ या हम आपकी बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक मीडिएटर, हमें एक बीच में किसी की ज़रूरत है, ठीक है। वो काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, जस्ट टू इंटरैक्ट, और यू कैन से इट एक्ट एज अ इंटरडिसिप्लिनरी। हमारे यूज़र और मेरा जो मशीन है, मेरा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, मैं हो गई एक तो और मेरे कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा, इन दोनों के बीच में जो इंटरडिसिप्लिनरी काम करता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं, जो भी चीज़ें हम अपनी मशीन से करवाना चाहते हैं, जो भी मशीन हमें रिस्पॉन्स करती है, जो भी मशीन से हमें प्रोसेस करवाना है। अब वो हम लेवल चीज़ों में मतलब एज अ मशीन तो नहीं कर सकते, मतलब कुछ हमने बड़ा सा कोड डिज़ाइन कर लिया, असेंबली लैंग्वेज में कोड लिख लिया, मशीन लैंग्वेज में कोड लिख लिया, तो वो सारे काम मेरे कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
उसको हम एज अ रिसोर्स मैनेजर भी बात कर सकते हैं, उसको हम एज अ रिसोर्स मैनेजर भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं रिलेटेड टू आर कंप्यूटर, जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं उसको भी मैनेज करता है। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कि या रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जो भी हमारे मेमोरी हो गया, मेरे बसेस हो गए, एंड व्हाट एल्स, फाइल्स हो गए, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इन सबको भी कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको हम एज अ रिसोर्स मैनेजर भी बोल सकते हैं, एंड इट एक्ट एज अ इंटर इंटरमीडिएट यू कैन से, या फिर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो मीडिएटर की तरह काम करता है, दैट इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो एंड दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म जिसपे हम अपने बाकी के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, दिस इज हाउ वी डिफाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अगर हम सिस्टम के व्यू की बात करते हैं, अगर मैं सिस्टम के एब्स्ट्रैक्ट व्यू की बात करती हूँ तो वो कहाँ लाई करता है? तो लोअर लेवल पे है मेरा हार्डवेयर, मतलब मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर कहाँ है? सबसे बेसिक लेवल पे है। उसके बाद अब कंप्यूटर हार्डवेयर को किसके साथ इंटरेक्ट करना है? ऑब्वियसली यूजर्स के साथ करना है, या फिर जो उसके जिसपे जो हम उस पर एप्लीकेशन और जो सिस्टम प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी हम उस पर रन करना चाहते हैं उसके साथ उसको इंटरेक्ट करना है। किसको? कंप्यूटर हार्डवेयर को। तो उसके लिए वी नीड अ मीडिएटर विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर और मेरे प्रोग्राम के बीच में क्या करता है? बीच में लाई करता है। मतलब अगर मैं लेवल 0 पे, दिस इज बाय मिस्टेक, सॉरी, या वो मेरे लेवल 0 पे अगर मैं मानती हूँ मेरा हार्डवेयर है, देन आई कैन से कि लेवल 1 पर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, देन लेवल 2 पर। ठीक है, अब मतलब यूजर्स, जैसे कि नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, और यूजर्स अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सिस्टम प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम्स हमारे कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, असेंबली, ये सब जो होते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो अगर हम कोई मूवी एक्सेस कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो सारे मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए। तो डिफरेंट नंबर ऑफ यूजर्स कैन नीड टू एक्सेस द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। तो वो हमारे क्या हो गए? प्रोग्राम्स हो गए, और उसको कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, दैट विल ऑल बी डिसाइडेड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज समहाउ द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ योर सिस्टम, कि हमारा ओएस, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर लाई करता है हमारे हार्डवेयर और हमारे यूजर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द गोल्स। मतलब अब देखो होता क्या है कि हर चीज को पढ़ने के या फिर किसी भी चीज को यूज करने के, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के कुछ ना कुछ गोल्स तो होंगे। मतलब हमें करना क्या है? व्हाट आर प्राइमरी गोल इज, व्हाट आर सेकेंडरी गोल इज, मतलब व्हाट वी वांट टू टेक फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें उससे करवाना क्या है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि वी ऑल वांट टू गिव द गेट एग्जाम, अगर मुझे गेट एग्जाम देना है तो हमारा गोल हो गया दैट वी वांट टू गिव द गेट एग्जाम, हमें गेट एग्जाम देना है एंड वांट टू अचीव गुड इन गेट एग्जाम। तो गोल क्या है मेरा? गेट एग्जाम है। अब उस गेट एग्जाम को, मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए, आप बोल रहे हो उस गोल को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, दैट इज ऑल कम्स इन फंक्शंस। ठीक है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या हैं? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है कन्वीनियंस, या फिर उसको बोलते हैं हम ईज ऑफ यूज, और यू कैन सी यूजर फ्रेंडली। मीन्स अगर मैंने कोई भी मशीन डिजाइन की, मैंने कुछ भी डिजाइन किया, मतलब अगर मैंने कोई सिस्टम डिजाइन किया, अगर मैंने कोई ओएस डिजाइन किया, कोई भी विंडोज हो, लिनक्स हो, वट एवर द ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव ऑल, यू ऑल नो, तो उसका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? ईज ऑफ यूज, या फिर उसका कन्वीनियंस। मतलब अगर मैंने कोई चीज बनाई है, अगर मैं उसे यूज ही नहीं कर पा रही हूँ, देन देयर इज नो टॉपिक ऑफ डिस्कशन अबाउट इट्स एफिशिएंसी, अबाउट इट्स परफॉर्मेंस। तो प्राइमरी गोल ऑपरेटिंग सिस्टम का इसीलिए बन जाता है उसकी कन्वीनियंस और उसका यूजर फ्रेंडली नेचर, कि कितना यूजर फ्रेंडली, कितना इजी है यूज करने के लिए पर्टिकुलर ओएस। सो प्राइमरी गोल हम बोलेंगे कि वो कितना इजी है यूज करने के लिए, क्योंकि एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की बात ही हम कब करेंगे? जब हमें उसको यूज करना आता होगा। एंड सेकेंडरी गोल विल बी एफिशिएंसी। लेकिन ये वैरी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, की प्राइमरी गोल पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है और
सेकेंडरी क्या है। जैसे कि हम विंडोज की बात करते हैं तो सबको पता है कि विंडो इज वेरी इजी टू यूज। इट मीन्स उसका प्राइमरी गोल, उसके डिजाइन के टाइम पे उसका प्राइमरी गोल दिमाग में क्या रखा गया था, दैट इट शुड बी इजी टू यूज। दैट्स वाई विंडोज सारा आइकन बेस्ड, जीयूआई बेस्ड होता है, तो उसको इजी होता है यूज करने के लिए। सिमिलरली अगर हम लिनक्स की बात करते हैं या फिर यूनिक्स की बात करते हैं, इन सब में क्या है, लाइनक्स हमारा क्या होता है, इट इज वेरी एफिशिएंट। उसके अंदर मतलब ऐसे वायरसेस मतलब बहुत फास्ट होता है, उसके अंदर कोई वायरसेस और ये सारी चीजें नहीं होती, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जब मतलब वेन उसके डिजाइनर ने क्या दिमाग में रखकर करा होगा कि हमारा प्राइमरी गोल रहेगा परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, दैट्स व्हाई इट्स परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एज कंपेयर टू विंडोज। लेकिन उसका ईज ऑफ यूज नहीं, क्योंकि हमें हर चीज को अगर एक्सेस करना है तो वी हैव टू राइट सम काइंड ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, या फिर हमें कुछ ना कुछ कमांड्स देना पड़ता है। तो उसका सेकेंडरी गोल है हमारा ईज ऑफ यूज, और प्राइमरी हो गया एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, यू कैन से। तो दीज आर द टू डिफरेंट गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन गोल्स को अचीव करना है, इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाते हैं। जैसे कि हमारा पहला हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस को, जो भी हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं हमारे जो हमें रन करने हैं, जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, उनको किस तरीके से शेड्यूल करना है, किस तरीके से उनकी मतलब एग्जीक्यूशन करनी है, दैट ऑल कम्स इन प्रोसेस मैनेजमेंट। फिर हम मेमोरी मैनेजमेंट भी करवाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है, तो मेमोरी इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स दैट वी ऑल हैव। तो मेमोरी मैनेजमेंट भी हमारा ओएस करता है। आईओ डिवाइसेस का मतलब डिस्क मैनेजमेंट भी हमारा ओएस करता है। फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सिस्टम, तो नेटवर्क मैनेजमेंट। एंड लास्ट इज योर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, मतलब कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना हो हमारे सिस्टम पर, या अनऑथोराइज एक्सेस ना हो किसी भी फाइल और डिस्क पर, ठीक है। तो अब गोल्स हमारे हो गए कि हमें कन्वीनियंस और एफिशिएंसी अचीव करनी है, बट उनको करने के लिए हमारे कुछ फंक्शंस हैं। दिस इज all what we are going to discuss in further classes। अब यही हमारा सिलेबस है, प्रोसेस, मेमोरी, आईओ, फाइल मैनेजमेंट, यही गेट का सिलेबस है, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक अबाउट व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट विल मूव टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ मेन फ्रेम के बारे में बताना चाहूँगी। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या थे जो पहले यूज होते थे, विच आर ऑल बेस्ड ऑन योर कार्ड रीडर्स एंड टेप ड्राइवर्स, उस पर बेस करता था। उसके जो इनपुट और उसके आउटपुट दोनों ही क्या होते थे, हमारे कार्ड रीडर्स की फॉर्म में होते थे। मतलब किसी तरीके का पंच कार्ड्स होते थे। पंच कार्ड से क्या होता था कि मतलब एक काइंड ऑफ एक कार्ड हुआ, हार्ड कार्ड बोलो या कुछ भी बोलो इसको, कुछ मेटल का कार्ड बोलो। उसके अंदर क्या होता था, अगर आपने मेन फ्रेम्स कंप्यूटर का कोई वीडियो कुछ भी देखा हो या देखा हो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर, तो उसमें क्या होता था कि हाँ, उसमें क्या होता था कि पंच कार्ड्स होते थे, और उन पंच कार्ड्स में मतलब ऐसे होल्स होते थे, मतलब ऐसे छेद होते थे, मैं बोल सकती हूँ। अगर मतलब डार्क है तो हम उसको 0 बोल रहे हैं, अगर लाइट मतलब अगर डार्क नहीं है, मतलब अगर पंच नहीं है तो 1 बोल रहे हैं। तो इस तरीके से उस पर क्या होता था, उस तरीके से हमारा वो काम करते थे। हम पंच कार्ड्स को एज अ इनपुट एज वेल एज उसको ही एज अ आउटपुट यूज करते थे मेन फ्रेम्स कंप्यूटर, ठीक है। सो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे कार्ड रीडर्स और टेप ड्राइवर्स हुआ करते थे मेन फ्रेम्स कंप्यूटर के टाइम पर। यूजर जॉब को जो प्रिपेयर करता था, जॉब की बात अगर हम यहाँ करेंगे तो जॉब इज ऑल अबाउट योर, हाँ ओके। सो अगर हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब का मेरा यहाँ पे मतलब है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम। जॉब के अंदर अगर हम उसको कंबाइंडली मैं इसका बात करती हूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम, जो मैंने लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं। प्रोग्राम का मतलब पता है कि लाइन ऑफ कोड्स जो लिए, और जो मैं उसको इनपुट डेटा देना चाहती हूँ एसोसिएटेड विद इनपुट डेटा। एक तो प्रोग्राम हो गया, और उसमें जो इनपुट डेटा रहेगा और उसके जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होंगे, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे कि हमको मूव करना है, ऐड करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज टोटली इज गोइंग टू बी नेम्ड एज जॉब, उसको हम जॉब बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यूजर क्या करता था, कोई भी जॉब प्रिपेयर की, और जॉब प्रिपेयर करने का मतलब ये करता था, ठीक है। एंड यहाँ पर एज अ इनपुट ये देखो, यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर सीपीयू होगा, सीपीयू इट्स ऑल डन। यहाँ पर मेरा ओएस और इधर मेरा यूजर प्रोग्राम है, ठीक है। तो इनपुट जॉब जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के टाइम पे एज अ पंच कार्ड्स दिया जाता था,
और वो रिजल्ट मतलब उसका रिजल्ट क्या आता था, वो भी सेम मैनर में आता था, मतलब वो भी पंच कार्ड से फॉर्म में आता था, ठीक है। एंड ओएस वाज वेरी सिंपल, तब बहुत सिंपल था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारा जो यू कैन से OS was very simple, which always presents memory whose major task is to transfer the control from one place to another. मतलब हमारे मेंटेनेंस के टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा यूज नहीं था मेमोरीज का, बहुत ज़्यादा यूज नहीं था OS का। तो OS बहुत सिंपल होता था और हम उसको सिर्फ तभी यूज करते थे जब हमें कोई कंट्रोल ट्रांसफर करना हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस। मतलब अगर मुझे कोई भी चीज इधर से उधर, मतलब अगर मुझे डेटा कोई भी इधर उधर भेजना है तो उसके लिए हम सिर्फ ओएस का यूज करते थे। तो बहुत ज्यादा यूज तब नहीं होता था क्योंकि बहुत ज्यादा मेमोरी का कंसेप्ट भी नहीं था और बहुत ज्यादा हमारे डेटा बहुत बड़ा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता था, बहुत ज्यादा कनेक्शंस कुछ नहीं थे। तो बहुत सिंपल था सब कुछ। मतलब सिंपल याद रखो कि इनपुट हमारा एज अ पंच कार्ड आता था, आउटपुट भी हमारा एज अ पंच कार्ड ही निकलता था, ठीक है। और जॉब का मतलब कि हमारा इट्स ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम एंड इनपुट डेटा एंड योर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। So this is what मेन फ्रेम्स आर। अब लेकिन हम टाइप ऑफ ओएस पढ़ते हैं, उसी से मेन फ्रेम का ही थोड़ा सा उसमें जो ड्रॉबैक्स है कि ओएस बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब हम बहुत सिंपल था कि एक ही टाइम पे एक ही प्रोसेस गया और उसी का आउटपुट सिर्फ मिल गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो उसके जो भी ड्रॉबैक्स थे दैट इज गोइंग टू सॉल्व इन बैच प्रोसेसिंग बोल सकते हो, या फिर फर्दर जितने भी टाइप ऑफ प्रोसेसिंग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए उसमें हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता था, बैच प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। कंप्यूटर मतलब अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने जॉब दिया और डायरेक्टली, जैसे इसमें क्या हो रहा था आपका कि हमने जॉब दिया एज अ इनपुट, वो चला गया और आउटपुट की तरह निकल गया। लेकिन बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि बीच में एक ऑपरेटर होता है, यहाँ पर देखो बीच में एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर यहाँ पर बैठा है। वो करता क्या है कि हमने नंबर ऑफ यूजर्स ने नंबर ऑफ जॉब्स उसको दे दिया ऑपरेटर को। अब ऑपरेटर क्या करेगा कि वो उन जॉब्स को यू कैन से बैचेस में डिवाइड करेगा, बैचेस में डिवाइड करेगा विद द सिमिलर नीड्स। जिन भी जॉब की एक सी नीड्स होंगी या फिर एक से जॉब जो होंगी उनको वो क्या करेगा, बैचेस में डिवाइड कर देगा। और वो बैचेस बैच 1, बैच 2, बैच 3 इस तरीके से बना लेगा उसको। सिमिलर जॉब्स एक बैच में हो जाएंगी और उसको फिर वो हमारे किसको देगा, कंप्यूटर को देगा। मतलब हमारे यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर ये हो गया अ, ये मेरा था यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे इसको दे देगा सीपीयू, मतलब हम जो भी हमें एग्जीक्यूशन करनी है, और ये सारा हमारा मेमोरी के अंदर ही है। तो सीपीयू ओएस एंड यूजर प्रोग्राम है, तो हमारा जो बैचेस होंगे अब वो जाएंगे एज अ इनपुट, देन आउटपुट विल कम, रिगार्डलेस आउटपुट विल कम। तो इसमें क्या मतलब क्या एडवांटेज मिल रहा है इससे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे हैं किसी एक सेम लैंग्वेज में, फॉर्टर में लिखे हैं, कोबोल में लिखे हैं, सी में, वट एवर द लैंग्वेज इज कंसर्न अबाउट, अगर हमने नंबर ऑफ प्रोग्राम सेम लैंग्वेज में लिखे तो वो क्या होंगे, उनके बैचेस बन जाएंगे। फॉर्ट्रन का एक बैच बन गया, कोबोल का एक बैच बन गया, तो उनको उनको मतलब उनको एग्जीक्यूट करना इजी होगा rather than solving और you can say executing all the jobs individually। हम बैचेस को कर रहे हैं, बैचेस में क्या है क्योंकि सिमिलैरिटीज है, तो बार बार हमारा कंपाइलिंग, लोडिंग और लिंकिंग ये चीजें हमारी बच जाएंगी। ये वाला टाइम हमारा बच जाएगा कि बार बार हमें वो चीज करनी है, ठीक है। तो वो टाइम हमारा बच जाता है व्हेन वी आर यूजिंग द बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड दीज आर द एडवांटेजेस की हमारी ये चीज़ें बच जाती हैं कि हमें बार बार लोडिंग लिंकिंग नहीं करना पड़ेगा, वो टाइम हमारा सेव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो सारे जॉब्स हैं वो सिमिलर टाइप के जॉब्स एक एक बैच में हमने क्या कर दिए हैं, उनके वो बना लिए, मतलब ग्रुप्स बना लिए हैं, ठीक है। एंड लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि एक तो मेमोरी लिमिटेशंस होते हैं, ऑब्वियसली मेमोरी लिमिटेशन है क्योंकि मेमोरी के अंदर ही सारा कुछ है हमारे यहाँ पर, सीपीयू है, मतलब मेमोरी बहुत कम है तो वो लिमिटेशन होगा। और दूसरा क्या होगा कि लोडिंग लिंकिंग में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा रिगार्डलेस ऑफ प्रोसेसिंग, बिकॉज हम बैचेस में डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो लोडिंग लिंकिंग का टाइम वैसे भी ज़्यादा होता है
तो बैच प्रोसेसिंग का लिमिटेशन यही है कि वहाँ पर जो टाइम है लोडिंग लिंकिंग में वो ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू आर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब टाइम जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, किसी भी जॉब को कंप्लीट करने का टाइम दो तरीके से हो सकता है। वन, इट कैन बी सीपीयू टाइम एंड अदर इट कैन बी आईओ टाइम। सीपीयू टाइम कौन सा टाइम होता है, जो प्रोसेसिंग में जो सीपीयू को यूज करता है। जॉब कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोग्राम है, व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग ऑन सीपीयू, व्हेन इट इज यूजिंग सीपीयू फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग, जब वो सीपीयू को यूज कर रहा है, जब वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट टाइम विल बी कंसिडर्ड एज सीपीयू टाइम। आईओ टाइम क्या होता है, जब हमारा रीडिंग डेटा और राइटिंग डेटा फ्रॉम एनी सोर्स, तब हमारा क्या होता है वो आईओ टाइम होता है। तो हर जॉब को कंप्लीट करने के दो टाइम्स हो सकते हैं, सीपीयू टाइम और उसका आईओ टाइम, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग में देखो क्या होता है, मेन मेमोरी के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ जॉब्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स है, एंड एंड आई हैव माई ओएस एज वेल देयर। तो वो क्या करेगा, एक एक जॉब को सीपीयू पर सीपीयू को देगा। यहाँ पर देखो, दिस विल शेड्यूल वन जॉब, शेड्यूल वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, दिस विल शेड्यूल वन जॉब टू सीपीयू। लेकिन बैच प्रोसेसिंग में क्या होगा, अच्छा ये जो जॉब वन जॉब टू यहाँ पर लिखा है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये बैच जॉब ही है, ठीक है। मतलब अगर हम इसको बैच जॉब वन, बैच जॉब टू ऐसे बोल सकते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो बैचेस बनाए ना एग्जीक्यूट वही हो रहे हैं, बैच वन, बैच टू, बैच थ्री हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री लिख दिया है। लेकिन दीज आर नॉट, हमने सिमिलर जॉब्स को मर्ज कर दिया था, ये हमको पता है सिमिलर जॉब्स को हमने ग्रुप पे डाल दिया था, तो वही ग्रुप्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जब मैं सीपीयू पर अगर फॉर एग्जांपल, अब लेकिन इसमें क्या होता है हमारे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे क्या होता है, हमने जॉब वन को अगर मैंने इसको यहाँ पर सीपीयू को दिया, लेकिन इन बिटवीन अगर इसको रिक्वेस्ट आया, आईओ रिक्वेस्ट, अगर उसको कोई आईओ रिक्वेस्ट करना है, कोई भी फाइल रीड करना है, राइट करना है, वट एवर इट वॉन्ट टू डू, तो वो पर्टिकुलर जॉब इसके अंदर चला जाएगा हमारे आईओ डिवाइसेस में, ठीक है। उस टाइम पर जब वो जॉब आईओ डिवाइसेस में चला जाएगा, उस टाइम पर हम सीपीयू को कोई और जॉब नहीं दे सकते। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में हम क्या करें, अगर जॉब पहले जॉब फुल्ली कंप्लीट होगा, कोई भी J1 है अगर हमारा, उसको पहले पूरा एग्जीक्यूट करना है, देन ओनली वी कैन शेड्यूल दी अनदर जॉब, ठीक है। पहले मेरी J1 कंप्लीट होगी, देन ओनली आई कैन शेड्यूल अनदर जॉब टू सीपीयू, विच इंक्रीजेस सीपीयू आइडलनेस। क्योंकि अब भाई आईओ डिवाइसेस में तो बहुत टाइम लग सकता है, इट कैन टेक लॉट्स ऑफ टाइम। वहां पर मेरा उस टाइम पे क्या होगा, मेरा सीपीयू आइडल है, सीपीयू की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सीपीयू कम यूज हो रहा है, ठीक है। और ये अच्छी बात नहीं है, सीपीयू मतलब हमें प्रोसेसर को कम यूज थोड़ी ना करना है, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग दैट वी वांट फ्रॉम आवर, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल ही क्या है, एफिशिएंसी। तो सीपीयू आइडलनेस जैसे बढ़ेगी वैसे एफिशिएंसी कम हो जाएगी, थ्रूपुट सिस्टम का कम हो जाएगा। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हम एक यूनिट टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, तो थ्रूपुट कम हो रहा है जैसे जैसे मेरा सीपीयू का आइडलनेस बढ़ रहा है, ठीक है। सो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, जब तक मेरी एक जॉब कंप्लीट नहीं होगी, वी कैन नॉट शेड्यूल द अनदर जॉब टू एग्जीक्यूट, ठीक है। जब मेरा जॉब वन कंप्लीट हो जाएगा, देन ओनली आई कैन शेड्यूल द अनदर जॉब टू एग्जीक्यूट। Next is multi-programming. Next type of operating system is your multi-programming. Multi-programming में CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा ही होता है। मल्टी-प्रोग्रामिंग नाम से पता लग रहा है कि एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, ठीक है। अब मतलब क्या है उसका कि मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन वन प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। पहले क्या हो रहा था, मेन मेमोरी के अंदर एक ही प्रोग्राम था, ठीक है। प्रोग्राम मेन मेमोरी में कब होता है, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ, हाँ, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि हम मीन्स मोर देन वन प्रोसेस, ओके। अब ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग हम ऐसे मूव करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Fine. So
मल्टी प्रोग्रामिंग इज व्हेन प्रोसेसर, अब क्या है जैसे कि देखो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब प्रोसेसर को हमने सीपीयू को दिया और इन बिटवीन उसने अगर कोई आईओ रिक्वेस्ट किया तो उस आईओ रिक्वेस्ट के लिए हम उसको आईओ डिवाइसेस पे भेज दे रहे थे, उस टाइम पे मेरा सीपीयू कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। सो हमें सीपीयू को खाली तो बिठाना नहीं है, दिस इज नॉट आवर थिंग, बिकॉज वी वांट our performance to be increased and we want our efficiency to be increased, ठीक है, और हमें थ्रूपुट भी बढ़ाना है अपने सिस्टम का। तो हमें सीपीयू को आइडल नहीं बिठाना है, तो हम क्या करते हैं, देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सीपीयू, मतलब सीपीयू को आइडल छोड़ने की वजह हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब क्या होता है कि मेमोरी से मैं फिर से कोई प्रोग्राम उठाऊंगी और उसको सीपीयू पे शेड्यूल कर दूंगी, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, जब कोई पहले वाला प्रोग्राम अगर आईओ डिवाइसेस में बिजी है, अगर वो अपना आईओ रिक्वेस्ट पूरा कर रहा है, तो उस टाइम पे भी मेरा सीपीयू आइडल नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे भी मेरा सीपीयू क्या होना चाहिए, बिजी होना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन मेमोरी से दूसरा प्रोग्राम उठाकर दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देती हूँ सीपीयू पर, एंड जब पूरा पहले वाले प्रोग्राम का मेरा आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको दोबारा से रन कर लेंगे, दैट विल नॉट अ इशू, वो कोई इशू नहीं है। तो प्रोसेसर मल्टी प्रोग्रामिंग में कंफ्यूज मत होना, प्रोसेसर हमेशा एक ही रहेगा, सीपीयू विल बी वन, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर डूइंग द कंटेक्स्ट स्विचिंग सो फास्ट कि हमको लगता है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर रनिंग साइमल्टेनियसली। हम क्या करते हैं, जैसे किसी प्रोग्राम ने हमारा आईओ डिवाइस का रिक्वेस्ट मांगा, हमने उसको आईओ डिवाइसेस का रिक्वेस्ट दिया और दूसरा प्रोग्राम शेड्यूल कर दिया, तो वो इतना क्विकली होता है कि वी थिंक दैट कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर रनिंग साइमल्टेनियसली। मल्टी प्रोग्रामिंग इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोसेसर्स अगर हो, नंबर ऑफ सीपीयू ज्यादा हो, जब हमने एक ही उसके साथ मेमोरी के साथ या फिर एक ही उसमें नंबर ऑफ सीपीयूज को बढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है। अब आईओ टाइम का मैंने आपको मतलब बता दिया है और सीपीयू टाइम का मतलब दिया है, ऑलरेडी टोल्ड यू। देखो यहाँ पर ये चीज हुई है, जॉब 1 को मैंने पहले शेड्यूल किया था, जॉब 1 ने जैसी आईओ रिक्वेस्ट किया उसको हमने आईओ रिक्वेस्ट दे दिया, एंड एट द सेम टाइम मैंने कॉन्टेक्ट स्विच कर मेन मेमोरी से जॉब 4 को शेड्यूल किया सीपीयू पे, एंड स्टिल माय सीपीयू इज नॉट आइडल, स्टिल माय सीपीयू इज नॉट आइडल, वो अभी भी बिजी है, ठीक है ना। सो इससे क्या होता है, हमारे सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, थ्रूपुट बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है। एंड दिस 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 हैज सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सबके हमारे लिमिटेशंस भी हैं, सबके प्रॉन्स कौन सबके हैं। तो एडवांटेजेस मैंने बता दिया, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। वेटिंग टाइम वही जब मतलब कोई भी प्रोसेस अगर क्विकली कंटेक्स्ट स्विच कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, इनका रेडी स्टेट टू गेट सीपीयू वेट नहीं करना पड़ेगा, और कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब वही कि रिस्पांस बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा, ऑब्वियसली दिस टाइम विल बेसिकली रिस्पांस टाइम क्या होता है उसका हम शेड्यूलिंग में जब जाएंगे थोड़ा सा वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो वेटिंग टाइम मतलब वही कि सीपीयू का सॉरी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कंटेक्स्ट स्विच क्या हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है, थ्रूपुट भी बढ़ जाता है। थ्रूपुट वही कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम में ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे जब हम सीपीयू को आइडल रख ही नहीं रहे तो। And this multi-programming can also extend to some kind of multi-users. Obviously, मतलब इसको हम थोड़ा सा आगे लेंगे तो थोड़ा सा आगे हो गया कि हम मल्टी यूजर्स भी इसको कर सकते हैं। दिस इज नॉट आवर पॉइंट टू डिस्कस, ये मैंने यहाँ पर आपको एज एडवांटेज लिख दिया है। डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली हैं, जब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है, कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्ट हो रही है, वो किसके बेसिस पर होगी, कौन सा प्रोग्राम कब शेड्यूल करना है, कौन सा प्रोसेस कब शेड्यूल करना है, दैट विल ऑल बी डिस्कस्ड बाय शेड्यूलिंग, ठीक है। कब किसको शेड्यूल करना है, तो शेड्यूलिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इसीलिए हम पढ़ते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें मल्टी प्रोग्रामिंग को अचीव करना रहता है। मेन मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट ऑब्वियसली जब हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली मेरे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, दैट वी हैव टू मैनेज दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज एज वेल एज, और मेमोरी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे सिस्टम का। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अगर हमने कोई भी प्रोसेस को कोई पार्ट ऑफ मेमोरी दिया है और अगर उसको छोड़ के चला जाता है तो पर्टिकुलर पार्ट जो है मेमोरी का वो अनयूज रह जाता है उस टाइम पे, तो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। अब वो दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल, वो हम थोड़ा सा मेमोरी वाले पार्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड पेजिंग, पेजिंग इज ऑल्सो कि नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन वाली प्रॉब्लम भी हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर मल्टीटास्किंग।
हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बट अब मल्टीटास्किंग में हम क्या करते हैं, विद टाइम शेयरिंग मोड करते हैं. मल्टीटास्किंग इज एक्सटेंशन ऑफ योर मल्टी प्रोग्रामिंग विद अ टाइम शेयरिंग मोड. टाइम शेयरिंग का मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि जो टास्क है मल्टीटास्किंग वो हम थ्रेड्स की तरह भी बात कर सकते हैं. मतलब ठीक है, थ्रेड से भी कंफ्यूज मत करो, क्योंकि फिर टास्क और थ्रेड में डिफरेंस हो जाएगा. तो टास्क क्या है इन मल्टीटास्किंग में, रेफर टू एज मल्टी थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोग्राम. मतलब कोई प्रोग्राम है, उसको अगर मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनको हम थ्रेड्स बोल रहे हैं. ठीक है, थ्रेड्स बोल रहे हैं. तो उसी को, उन्हीं थ्रेड्स को अगर मैं बात करती हूँ, उनको एज ए मैं टास्क बात करती हूँ, तो हम साइमल्टेनियसली वो थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली वो टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. कर कैसे रहे हैं देखो. अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई जॉब शेड्यूल किया सीपीयू को, अब ये चीज सीपीयू कर रहा है. सीपीयू कर क्या रहा है, वो हर प्रोसेस को कोई टाइम शेयर दे रहा है. मतलब हम क्वांटम की बात भी करते हैं, टाइम क्वांटम जिसको बोलते हैं. उसमें क्या होता है कि हर प्रोग्राम को थोड़ा थोड़ा पोर्शन मिलता है टाइम का, कि आप इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट कीजिए, आप इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट कीजिए, एंड देन रीशेड्यूल. इससे क्या होगा, एक तो स्टार्वेशन नहीं होगा, सारे के सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएंगे. दूसरा क्या होगा कि हम जो अपना सीपीयू यूज कर रहे हैं वो हम टाइम शेयरिंग मोड में यूज कर रहे हैं. मतलब हमारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक साथ. और ये किसकी वजह से होता है, प्रीएम्पशन की वजह से होता है. प्रीएम्पशन का मतलब यही होता है कि सीपीयू क्या करता है, फोर्सफुली, या फिर सीपीयू क्या करता है, इन बिटवीन, बिफोर कंप्लीटिंग एनी जॉब, इट terminates, not terminate, you can say it stop that particular job and send that particular job back to main memory, और दूसरा वाला एग्जीक्यूट करता है. तो हम अपना जो सीपीयू है वो यूज तो कर रहे हैं, मतलब काफी सारे प्रोग्राम्स एक साथ यूज कर रहे हैं, काफी सारे जॉब्स को मैं एक साथ उस पर यूज कर रही हूँ, लेकिन टाइम शेयर मोड में कर रहे हो. इसीलिए इसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं, फेयर शेयर भी बोलते हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सम टाइम क्वांटम पाइप. हमने उसके टर्म का भी यूज किया क्वांटम का, तो वो हम करते हैं. ठीक है. सो अगर हमें बहुत सारे प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली रन करना है, और ये नहीं करना कि मैंने एक कंप्लीट किया, मतलब एक रन किया, उसको कंप्लीट किया, फिर दूसरा किया, मुझे ये नहीं करना. what I want to do is I want to execute all the tasks simultaneously. तब हम यूज करते हैं मल्टीटास्किंग. ठीक है. और उसके अंदर भी हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होगा, ऑब्वियसली वेरी फास्ट होगा. क्या होगा, बहुत फास्ट होगा हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग. ठीक है. तो अच्छा, एक चीज और, एक प्रोसेसर पे, इसका मतलब ये नहीं हुआ सीपीयू में बहुत सारे जॉब्स हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ, इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा. सीपीयू में एक टाइम पर एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगा. एक प्रोसेसर पर एक टाइम में एक ही प्रोसेस रन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. मतलब सीपीयू क्या करता है, इतना जल्दी से क्विकली स्विच करता है, इतनी जल्दी से कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है कि हमको लगता है कि सीपीयू में एक टाइम पे मल्टीपल जॉब्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. एक टाइम पे एक ही जॉब होता है, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट वन प्रोसेसर. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट वन प्रोसेसर. ठीक है. अगर हम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स लगा देते, नंबर ऑफ सीपीयूज लगा देते, तो ऑब्वियसली हम नंबर ऑफ टास्क को एक साथ कर सकते हैं विदाउट डूइंग द कंटेक्स्ट स्विच पार्ट. नेक्स्ट इज सॉरी okay, next I'm going to discuss is next type of your operating system is multiprocessing. अब मैंने पहले जब मल्टी प्रोग्रामिंग बताया था तभी मल्टी प्रोसेसिंग का टर्म तो बताया ही था. मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि 2 और more CPUs प्रेजेंट होते हैं विद अ सिंगल कंप्यूटर, यू कैन से इन क्लोज कम्युनिकेशन शेयरिंग. अब वो शेयर कर रहे होते हैं सिस्टम बस को भी, मेमोरी को भी, और हमारे आईओ डिवाइसेस की जो भी रिसोर्सेज है मेरे कंप्यूटर के, रिगार्डलेस सीपीयू को छोड़कर. सीपीयू हमारे अलग अलग रहेंगे, बाकी सब मैं शेयर कर रही हूँ. दैट विल बी कम इनटू मल्टी प्रोसेसिंग. डिफरेंट प्रोसेसेस रन कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सीपीयूज पर. और अब इसी को देखो, अब क्या हो रहा है, पहले हमने अभी बात कर रहे थे कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है. पहले क्या हो रहा था, सीपीयू एक है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, लेकिन विद अ फास्ट कंटेक्स्ट स्विचिंग. लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन. पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब साइमल्टेनियसली. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रू साइमल्टेनियसली वर्ड. मैं अब इसकी बात कर रही हूँ कि ट्रू साइमल्टेनियसली वर्ड क्या होता है. ठीक है. तो जब हम पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली जो किसके अंदर
किसके अंदर हम पा सकते, किसके अंदर हमें मिल सकता है, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर। दो तरीके की मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है, यहाँ पे गलत लिखा है सॉरी, ये मल्टी प्रोसेसिंग है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सारे सीपीयू को कंट्रोल करता है, सारे सीपीयू जितने भी मेरे कनेक्टेड हैं कंट्रोल करता है, और सारे सीपीयू के पास इक्वल राइट होता है। इक्वल राइट का मतलब सब अपने अकॉर्डिंग या फिर सब इक्वली सिस्टम बस एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी डिवाइसेस है मेरे आईओ डिवाइसेस वो एक्सेस कर सकते हैं। सबके पास इक्वल राइट है, व्हेनेवर दे नीड दे कैन यूज दोस पर्टिकुलर रिसोर्सेज, सिस्टम बस, मेमोरी, आईओ, व्हाटएवर दे वांट। सिमिलरली अगर हम असिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग की बात करते हैं, उसमें that will be something like master slave architecture, that will something like master slave architecture। master slave का मतलब क्या है कि एक सीपीयू मेरा एज अ मास्टर ट्रीट करेगा और वो सबको इंस्ट्रक्शंस देगा, व्हाट यू कैन डू, what time you can do that thing, what time you can resource the things, what time you can resource the what time you can use the resources, वो सब मास्टर करेगा, एंड अदर विल बी कंसिडर्ड एज स्लेव सीपीयू। ठीक है, वो हमारा असिमेट्रिक प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, सो लेकिन उसको डिजाइन करना इजी है बट लेस एफिशिएंट है वो, क्योंकि उसको हैंडल करना इंटरप्ट और आईओ डिवाइसेस के बीच में थोड़ा सा CPU will handle all between interrupts and IO devices. They are easy to design but less efficient। ठीक है, जो हमारे asymmetric multiprocessing होते हैं वो क्या होते हैं, डिजाइन तो इजीली हो सकते हैं लेकिन बहुत लेस एफिशिएंट होते हैं। अब कैसे देखो, अब एक चीज और इसकी एडवांटेज है मल्टी प्रोसेसिंग की, आपको समझ में आ रही होगी, रिलायबिलिटी अच्छी होती है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर इन केस मेरा एक भी सीपीयू फेल हो जाता है, अगर मेरा एक भी सीपीयू खराब हो जाता है, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा काम है, वो कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, क्योंकि वो चीजें हम बाकी रिमेनिंग सीपीयू की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर मेरा कोई भी सीपीयू फॉल्ट मतलब खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो सिस्टम विल नॉट शट डाउन। So this is the advantage of multiprocessing, that it has good reliability, you can say, and reliability is high। थ्रूपुट भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली थ्रूपुट बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक टाइम में पर टाइम में क्या होगा, ज्यादा ही रन करेंगे, मतलब ज्यादा ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो थ्रूपुट तो बढ़ेगा ही हमारा। तो जो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग होता है वो फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम भी उसको बोलते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब वही कि अगर कोई भी सीपीयू खराब हो गया तो सिस्टम शट डाउन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसको फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और कि इकोनॉमिकली अगर मैं बात करती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज्यादा एग्जीक्यूट कराने हैं, तो इज इट गुड टू बाय 3 डिफरेंट सिस्टम्स और इज इट गुड टू बाय वन सिस्टम विद मल्टीपल सीपीयूज? कोई बताएगा? what is economically less, you can say, what is economically less, to buy different systems with different CPUs or one system with multiple CPUs? What is economically good? वन सिस्टम एंड मल्टीपल सीपीयूज, वेरी गुड। ऑब्वियसली क्योंकि घर में एक बड़ा जनरेटर लगा के वो खराब हो जाए, उससे अच्छा है कि छोटे छोटे जनरेटर्स लगा लो, वो यूज हो जाएंगे। घर में मतलब पूरा घर सेंट्रलाइज कराएंगे, वो ज्यादा एफिशिएंट है, या फिर हर रूम में एसी लगाते हैं वो ज्यादा, क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंस, रिलायबिलिटी हर अलग अलग उसकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, सो फॉल्ट टॉलरेंस हमारा मल्टी प्रोसेसिंग में होता है, इट्स अ फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम, यू कैन से। सो ये हो गए मेरे कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, मल्टी टास्किंग हो गया। नेक्स्ट ये इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ जो अभी हमने पढ़े हैं वही सारे लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। इंक्रीज थ्रूपुट, ऑब्वियसली रिलायबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, कॉस्ट सेविंग होती है, एफिशिएंट है, और पैरेलल प्रोसेसिंग है क्योंकि साइमल्टेनियसली एक साथ कर रहे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग मैंने इसीलिए बताया, सब प्रोसेसर्स क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो इट इज ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग। डिसएडवांटेजेस है ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स तो है ही, एंड मेन मेमोरी, ज़्यादा मेन मेमोरी की भी जरूरत होती है इसमें। ठीक है,
So next is our real time operating system. Next type of operating system is real time. रियल टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. आपके मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए. डिफरेंस सब में पता होना चाहिए, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग हम आगे पढ़ने वाले हैं. बेसिकली सारा हम बात करेंगे, दैट वी विल टॉकिंग अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है रियल टाइम सिस्टम्स. रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं? जो स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड होते हैं, उनको हम रियल टाइम बोलते हैं. जिन पर थोड़ा भी डिले इफेक्ट करता है, जिससे थोड़ा भी माइनर अगर लेट हुआ या फिर थोड़ा भी पहले हुआ, तो टाइम बाउंड जो होते हैं, मतलब जिसपे टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं. कि कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में कोई भी डिले नहीं होना चाहिए. जैसे कि हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स में होता है, मिसाइल सिस्टम्स में होता है, आपके एटीसीज में होता है. तो ये सारे हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आते हैं. ठीक है, तो अब दो तरीके से इसको हम डिवाइड कर पा रहे हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम. हार्ड रियल टाइम यही कि जिसमें नॉट इवन अ माइक्रो सेकेंड का डिले एक्सेप्टेबल है, जिसमें नॉट इवन माइक्रो सेकेंड डिले इज अलाउड. just wait for a second class. यस, सो वो हमारे आ जाते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में. एंड सॉफ्ट में अगर हमारे थोड़े से माइनर डिलेज एक्सेप्टेबल है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, कभी कभी फेल हो जाते हैं हमारे ट्रांजेक्शन या कुछ ऐसा, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है. लेकिन अगर यही चीज़ मिसाइल सिस्टम की बात करती हो, अगर कोई रॉकेट लॉन्चर है, तो उसमें तो माइनर डिलेज आर नॉट इवन एक्सेप्टेबल. ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड. So this is all about what are your types of operating system, what are the roles of operating system, and हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके functions क्या हैं, और this is all about. इससे गेट में मतलब कभी कभी एक आध थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा इस पार्ट में से नहीं आता है, लेकिन प्रोसेसेस में से आता है. तो प्रोसेसिंग में जब हम ये पढ़ेंगे ना, शेड्यूलिंग वगैरह पढ़ेंगे या फिर प्रोसेस स्टेट डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. बट गोल वगैरह पार्ट से थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, तो इसीलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया अभी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. गेट में क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा हर बार आता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का. ठीक है, एनईटीज भी आते हैं, सीपी शेड्यूलिंग का आप लोग को पता होगा, वेटिंग टाइम पूछते हैं, कभी टर्न अराउंड टाइम पूछते हैं, तो वो सब क्वेश्चन इसमें आते हैं. ठीक है, सो प्रोसेस क्या है? देखो, प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, प्रोसेस आप सब लोग को पता है कि अगर हम कभी भी व्हेन वी आर राइटिंग एनी कोड इन एनी लैंग्वेज, वेदर इट इज सी, सी प्लस प्लस, जावा, व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर राइटिंग एनी प्रोग्राम, तो उसकी exe.c मतलब उसका .c अगर हमने फाइल बनाया है, मतलब .c करके हम उसको सेव कर लेते हैं, देन क्या होता है कि हम उसको कंपाइल करते हैं और उसका हमें बाइनरी कोड मिल जाता है. ठीक है, तो मेरा जो .c वाली फाइल है और जो मेरा कंपाइल करने के बाद बाइनरी कोड आया a.out, ठीक है, वो दोनों ही मेरे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं. वो क्या होते हैं? प्रोग्राम्स ही होते हैं. ठीक है, तो प्रोग्राम्स तो हो गया कि मेरे लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लाइन ऑफ कोड्स जिसको मैं बोल रही हूँ, दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रोग्राम. अब वो चाहे मेरा .c हो, .c++ हो, .java हो, या फिर मेरा बाइनरी कोड हो, वो सारे क्या हो गए? मेरे प्रोग्राम्स हो गए. अब उन प्रोग्राम्स को जब हम एक्चुअली उस बाइनरी कोड को जब a.out को मैं एक्चुअली रन करती हूँ, तो वो मेरा क्या बनता है? प्रोसेस बनता है. तो whenever the program is under execution, whenever we are executing any program, then it is called a process. ठीक है, जब मेरा प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में है, जब मेरा प्रोग्राम कहीं फाइल में सेव है, वो प्रोग्राम रहेगा, लेकिन जब मैं उसको मेन मेमोरी में लाकर रन करूंगी, तब वो मेरा प्रोसेस बन जाता है. ठीक है, तो प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी है, बिकॉज इट इज इन रनिंग स्टेट. एंड प्रोग्राम जो है वो मेरा पैसिव एंटिटी, बिकॉज इट्स अ सेट ऑफ लाइंस. वो एक लाइन ऑफ कोड है और वो कहीं पर रखा है. ठीक है, इनिशियली क्या होता है, हमारा प्रोग्राम जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ये ऑलरेडी हम सबको पता है. जब हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पिक करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में, देन वी आर गोइंग टू प्रोसेस दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. ठीक है, अब जो मेरा ये a.out है, अब हम बोल सकते हैं कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो मतलब मेन मेमोरी में
इस तरीके का कोई स्पेस यू कैन से वो ले लेता है, ठीक है। तो उसके अंदर मेरा बाइनरी कोड है विच इज ए डॉट आउट में अगर उसको बोल रही हूँ। देन हमारे जो उस प्रोग्राम से एसोसिएटेड स्टैटिक वेरिएबल्स हो, ग्लोबल वेरिएबल्स हो, मतलब डेटा, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स जो भी होंगे वो मेरे यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। और ये एक बार क्रिएट हो जाते हैं तो फॉर एवर जब तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब तक मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता तब तक वो चलते हैं, ठीक है। So these are created for forever static और global variables. Then next अब क्या है कि हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा जो रिमेनिंग स्पेस है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी किसी प्रोग्राम में हमें डायनामिक भी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ सकती है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी होता है हमारे प्रोग्राम्स में से, आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे हैं अभी तक। तो यू में यूज द डायनामिक मेलॉक केलॉक, ये भी आप यूज कर सकते हो। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें जरूरत है डेटा स्ट्रक्चर विच इज हीप। तो ये पोर्शन मैंने हीप के लिए रखा है। दिस पोर्शन आई हैव अलॉटेड फॉर हीप। हाँ जी, ये पोर्शन मैंने हीप के लिए रखा है। यहाँ पर मैं अपने डायनामिक जो भी मुझे मेमोरी जरूरत पड़ेगी उसको मैं यहाँ रखूंगी। एंड स्टैक, स्टैक आप लोग को पता है फॉर रिकर्जन भी यूज, ठीक है। तो जो मेरा हीप होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है और स्टैक मेरा नीचे बढ़ता है, क्योंकि देखो क्या होगा अब, मतलब अगर मुझे कोई नोटबुक यूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 सब्जेक्ट्स के लिए एक नोटबुक को यूज करना है, तो मुझे नहीं पता है कि मुझे कितना स्पेस डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए चाहिए, मुझे कितना स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, एक नोटबुक को स्टार्टिंग से शुरू कर दूंगी, एक नोटबुक को लास्ट से स्टार्ट कर दूंगी, सो दैट वट एवर द स्पेस आई वांट फॉर एनी, अगर मुझे हीप के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए तो मैं हीप की तरफ बढ़ जाऊंगी, अगर मुझे स्टैक के लिए चाहिए तो मैं स्टैक के लिए बढ़ जाऊंगी। इसीलिए हम इनको ऐसे नहीं लिखते कि एक पोर्शन मैंने स्टैक के लिए दे दिया, एक हीप के लिए दे दिया, क्योंकि ये डायनामिकली बढ़ रहे हैं। क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, हीप की कितना भी स्पेस दे सकते हैं और स्टैक के साथ भी सेम चीज है। तो इसीलिए हमने स्टैक को नीचे की तरफ इंक्रीज किया और फिर हीप को हमने ऊपर की तरफ इंक्रीज किया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट a process creates when it comes to main memory for the execution, ठीक है। दिस इज सिंपल अबाउट प्रोसेस। तो ये हमें पता लग गया कि जब हमारा प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में होता है तब वो एज अ प्रोग्राम होगा, जब हम उसको मेन मेमोरी में ले आते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, हर किसी को भी हर प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे साथ हमारे पास हो सकते हैं। अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिनेटली वी नीड सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोसेस, 1000 ऑफ प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो 1000 प्रोसेस मेरे पास हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आइडेंटिटी की। तो उसके लिए हमने लिया है, हम उसको एज अ क्या ले सकते हैं कि जब भी मेरा प्रोसेस क्रिएट होगा, जब भी मेरा प्रोसेस क्रिएट होगा तब क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफायर, एक यूनिक आइडेंटिटी दे देगा, एक नंबर दे देगा, ठीक है। एक नंबर आइडेंटिफिकेशन दे देगा, एक यूनिक एट द टाइम ऑफ जब मेरा प्रोसेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हर प्रोसेस की एक आईडी होगी, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। नेक्स्ट विल बी प्रोग्राम काउंटर, हर प्रोसेस के साथ, मतलब क्योंकि देखो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं किसके, प्रोसेसेस के। नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम काउंटर होगा। प्रोग्राम काउंटर हमको पता है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस स्टोर करता है। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कब किस स्टेट में है, मतलब क्या वो रन कर रहा है, क्या वो टर्मिनेट हो चुका है, क्या वो वेट कर रहा है, क्या वो रेडी स्टेट में है, व्हाट एवर द स्टेट्स आर। तो एक प्रोग्राम की स्टेट भी रहेगी कि वो प्रोग्राम किस स्टेट में है इस वक्त एट प्रेजेंट। अब नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो P1, P2, P3, P4 नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है। P1 कब किस स्टेट में है ये भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसको ट्रैक कर पाए। तो वो हम स्टोर करते हैं हमें हमारे प्रोसेस स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है प्रायोरिटी, हर प्रोसेस की कुछ ना कुछ प्रायोरिटी हो सकती है। प्रायोरिटी कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कि मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे प्रायोरिटी को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हम जैसे कि हमने अपने फॉर एग्जाम्पल में गेट एग्जाम दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स अगर हैं, तो हम अपने सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट, अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो टफ सब्जेक्ट्स है वो पहले रख लो, कुछ लोग ऐसे करते हैं जो सब्जेक्ट ईजी है जिनको हम जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं वो पहले रख लो। तो हर प्रोसेस की का कुछ ना कुछ मतलब वो प्रायोरिटी भी हो सकती है, ठीक है। प्रायोरिटी एक तरीके का पैरामीटर है जो हमारा प्रोसेस क्रिएशन के टाइम पे क्या हो जाता है, वो हो जाता है, असाइन हो जाता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली।
कि ये प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाई है तो इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करो, इसको तुम बाद में कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोसेसेस को एट द टाइम ऑफ क्रिएशन प्रायोरिटीज भी देते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर्स हो गए। जनरल पर्पज रजिस्टर्स क्या हो गए कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मेरा नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब अगर मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मानती हूँ कि मेरा कोई प्रोसेस P1 है, ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं। अगर मेरा कोई प्रोसेस P1 है और मुझे करना है कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, मतलब R1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलती हूँ अगर मुझे करना है R1 इज इक्वल्स टू R2, अगर मुझे करना है R1 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R3, अगर मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ, तो मैंने 3 डिफरेंट रजिस्टर्स दे रखे हैं। अब इन रजिस्टर्स में मैं वैल्यू स्टोर करूंगी, ठीक है, इन रजिस्टर्स में मैं क्या करूंगी, वैल्यू स्टोर करूंगी, ठीक है। सो जनरल पर्पज रजिस्टर क्या करता है हमारा, वो वैल्यूज को स्टोर करता है, क्योंकि अगर देखो फॉर एग्जांपल मेरा सीपीयू में मैंने कोई P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, फॉर एग्जांपल सीपीयू में मैंने P1 को एग्जीक्यूट किया, ये मेरा सीपीयू है, तो अगर ये P1 जो है वो अगर क्या होता है, अगर ये P1 यूज कर रहा है मेरा R1 R2 R3 फॉर सम वैल्यूज, अगर मैं 2+3 कर रही हूँ, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है और उसको मुझे 5 को यहाँ स्टोर करना है, ठीक है, और ये मेरा P1 कर रहा है, लेकिन इन बिटवीन फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन अगर ये प्रीएम्प्ट हो जाता है बीच में, अगर ये फोर्सफुल प्रीएम्प्ट हो जाता है पर्टिकुलर P1 और मैंने इतने टाइम में यहाँ पर आ गया P2 ने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया फॉर एग्जांपल, लेकिन P2 की वैल्यूज अगर है 4 और 5, ठीक है, P2 की वैल्यूज है 4 और 5, तो ये इसको क्या कर देगा, 4 कर देगा, इसको 5 कर देगा। अब इन बिटवीन P2 के राइट करने से पहले अगर P1 को फिर से CPU अलॉट हो जाता है, तो P1 क्या राइट करेगा, P1 राइट करेगा 9, विच इज रॉन्ग, बिकॉज P1 के अकॉर्डिंग तो इट शुड बी 5। तो जनरल पर्पज रजिस्टर्स वही चीज करते हैं कि वो स्टोर करते रहते हैं वो वैल्यूज को, इफ इन केस अगर कोई प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है बिटवीन। तो जनरल पर्पज रजिस्टर क्या करेंगे, ये जो P1 के लिए 2 और 3 था, इसको वैल्यूज को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, इसीलिए हम जनरल पर्पज रजिस्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरा लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, वही कि अगर इन केस हमारा प्रीएम्पशन हो जाती है बिटवीन इन बिटवीन किसी भी प्रोसेस के बीच में अगर प्रीएम्पशन हो जाती है, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, यस मैम, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, यस, ओके, हाँ। तो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स को भी रखने का पर्पस यही है कि अगर इन केस हमारा बीच में कोई प्रीएम्पशन हो जाती है, कोई प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है, तो हमें बार बार उसको चीज को दोबारा से ना करना पड़े, दोबारा से सारी फाइल्स में खोलना पड़े, तो उसको स्टोर कर देता है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स में हमें पता होना चाहिए। वही चीज डिवाइसेस पे भी एप्लीकेबल होती है। एंड नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, वही कि प्रोटेक्शन का मतलब यही कि सिक्योरिटी के पर्पज से हम क्या करते हैं कि अगर हम हर प्रोसेस को क्या देते थे, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड ऑब्वियसली प्रोटेक्शन उसी पर्पज से कि सिक्योरिटी रहे कि कोई किसी का अनऑथराइज प्रोसेस एक्सेस ना करो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी वही वाला आ गया। अब हर प्रोसेस जो होता है, जो एट्रीब्यूट्स है, ये जो हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं प्रोसेस के, इसको हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर कंटेक्स्ट लिखा होगा तो उसको हम प्रोसेस का कंटेक्स्ट मतलब प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। और ये सारे एट्रीब्यूट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर प्रोसेस का अपना एक इंडिविजुअल पीसीबी होता है, वो पीसीबी मेन मेमोरी में स्टोर होता है और पीसीबी के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स या फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। हर प्रोसेस का, जैसे ये कोई P1 प्रोसेस है फॉर एग्जांपल, इसका अपना एक पीसीबी होगा और इस पीसीबी के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। इसको मैं बोल सकती हूँ इसका पीसीबी, ठीक है। इस पीसीबी के अंदर क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू द कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेसेस। जब मैं कोई दो प्रोसेसेस के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रही हूँ तो मुझे इनमें से किसकी जरूरत नहीं है। जनरल पर्पस रजिस्टर की जरूरत है क्या हमें,
बताइए। When I am context switching any two processes in between, तो what the information I need not to be saved. जनरल पर्पज रजिस्टर्स हमें सेव करने पड़ेंगे क्योंकि मे भी हो सकता है कि कोई डेटा स्टोर्ड हो उसके अंदर। टीएलबीज की जरूरत है क्या? टीएलबी, टीएलबी का यूज क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पे जाएंगे। तो टीएलबी जो होती है वो हमारा क्या होता है, इसका आंसर मैं आपको भी बता देती हूँ क्योंकि टीएलबी अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो दिस इज टफ टू आंसर ओवर हियर। लेकिन मैंने जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस में हमने बात की थी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ट्राई किया है कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कि जनरल पर्पज रजिस्टर ऑब्वियसली हमको चाहिए, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू भी स्टोर होनी चाहिए, बट टीएलबी इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है वो जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू दैट। ओके, अभी तक हमने पढ़ लिया कि एट्रीब्यूट्स क्या है प्रोसेस के, प्रोसेस होता क्या है। नेक्स्ट एक एट्रीब्यूट पढ़ता है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट, हर प्रोसेस, जब भी प्रोसेस क्रिएट हो रहा है और जब प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है, इसके बीच में हर एक प्रोसेस नंबर ऑफ स्टेज से होकर गुजरता है। ठीक है, मतलब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड टिल द टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन every process go through number of various states, number of states you can say। ठीक है, so जब हमारा process is about to create और when the process is almost created आप बोल सकते हो। ठीक है, जब हमारा process create हो जाता है और जब वो about to create होता है then that particular thing is in memory, is in secondary memory। तब वो कहाँ पर होता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है। और जब हम उसको विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पिक करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, तो उसको हम बोलते हैं, जब हम उसको मेन मेमोरी में लेकर आते हैं देन वी कॉल्ड इट एज अ न्यू प्रोसेस। उसको हम न्यू प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, देन वी कॉल्ड इट एज अ न्यू प्रोसेस। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि सेकेंडरी मेमोरी में जब मेरा कोई प्रोसेस है तो उसको मैं प्रोसेस नहीं बोल रही हूँ, उसको मैं प्रोसेस कब बोल रही हूँ, जब वो मेरा मेन मेमोरी में आ गया, देन वी कैन कॉल इट एज अ प्रोग्राम। तब हम उसको प्रोग्राम की टर्म में बात कर सकते हैं। सो व्हेनेवर अ प्रोसेस इज इन secondary memory, or you can say whenever a program is in secondary memory and when we pick it from secondary to main memory with the help of operating system, then that particular process is called new process। ठीक है, जब वो क्रिएट हो गया है और इट्स अबाउट टू क्रिएट तब उसको हम मेन मेमोरी में लेके आते हैं। ठीक है, तो न्यू वाली स्टेट, जब मेरी ये न्यू वाली स्टेट होगी, जो मेरी ये वाली स्टेट होगी, इस स्टेट में मेरा प्रोसेस कहाँ पर होगा, सेकेंडरी मेमोरी में होगा। कहाँ पर होगा, सेकेंडरी मेमोरी में होगा। ठीक है ना, एंड सेकेंडरी मेमोरी में होगा मेरा रेडी। जब मेरी रेडी स्टेट होगी, जब मेरा प्रोसेस रेडी होगा टू एग्जीक्यूट, देन अब हमने न्यू प्रोसेस को पिक कर लिया है अपने सेकेंडरी से मेन मेमोरी में, तो रेडी स्टेट में मेरा प्रोग्राम कहाँ पर होगा, मेन मेमोरी में रिसाइड करेगा। किसमें करेगा, मेन मेमोरी में रिसाइड। देन वंस द प्रोसेस इज इन रेडी स्टेट, जैसे ही मेरा प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाएगा, हम उसको रन करने के लिए रेडी कर मतलब रन स्टेट में लेकर आएंगे। रेडी से रेडी स्टेट में नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस एक टाइम पे रेडी हो सकते हैं, तो हम उसको एक एक करके किस पे लाएंगे, रन मतलब यहाँ पर मेरा सीपीयू है, याद रखो। दिस इज व्हेन एग्जैक्टली द प्रोसेस इज रनिंग ऑन सीपीयू। ठीक है, दिस इज सीपीयू। तो ये इस टाइम पे मेरा जो प्रोसेस होगा वो किस मेमोरी में होगा, मेन मेमोरी में होगा। ठीक है, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, और हियर द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम्स। रेडी से रन जब जाते हो ना, देन द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम्स। ठीक है, कि किसको लेकर आना है और किसको नहीं लेकर आना है, दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय योर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कि whether we are talking about on the basis of your first come first serve, whether we are talking about on the basis of your first time, or whether we are talking about on the basis of your priorities। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम रन पे आ जाते हैं तब हमारा काम करता है मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे, अब मल्टी प्रोग्रामिंग जो हो सकती है वो हमारी विद प्रीएम्पशन भी हो सकती है, विदाउट प्रीएम्पशन भी हो सकती है। विद प्रीएम्पशन की बात अगर मैं करती हूँ, विद प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्राम की बात करती हूँ, इट मीन्स कि वी आर फोर्सिंग आवर प्रोसेस to get out from the CPU, we are forcing our process to leave the CPU। ठीक है, विदाउट कंप्लीटिंग इट्स एग्जीक्यूशन। बिना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुए अगर हम रन स्टेट से अपने प्रोसेस को हटाते हैं,
then it is called multi programming with preemptive. और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको कंप्लीट होने देते हैं उसका एग्जीक्यूशन एंड देन वी आस्क हिम टू गो टू एनी अदर स्टेट, वो टर्मिनेशन हो, वेट हो, जो भी, ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग विद नॉन प्रीएम्प्शन, ठीक है, जब हम उसको वो नहीं कर रहे, क्या कहते हैं, फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी चॉइस से आ रहा है, जा रहा है, अपनी चॉइस से वो वेट पे जा रहा है, अपनी चॉइस से वो टर्मिनेट हो रहा है, व्हेन वी आर नॉट फोर्सिंग इट। तो हम क्या बोलेंगे उसको, मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रीएम्प्शन और मल्टी प्रोग्रामिंग विदाउट प्रीएम्प्शन, दो तरीके की हो सकती है, ठीक है। अब इसी में हमारा पॉइंट ऑफ टॉपिक आता है जिसको हम कंटेक्स्ट स्विच बोलते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ जस्ट, है ना। अच्छा, अब इसी से क्या है कि अब मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, सो दिस इज क्या है, अब इसी को अगर हम बोलेंगे, जैसे कि अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रीएम्प्शन कर रहे हैं, तो दिस इज समटाइम आल्सो कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग, क्योंकि हम टाइम शेयरिंग मोड में अपना सीपीयू यूज कर रहे हैं। मैंने किसी भी P1 को अगर एग्जीक्यूट किया सीपीयू पे और उसको फोर्सफुली प्रीएम्प्ट कर दिया और P2 को एग्जीक्यूट किया सीपीयू पर, तो मैं क्या कर रही हूँ, टाइम शेयरिंग मोड में चला रही हूँ ना, क्योंकि मैंने फोर्सफुली उसको हटा दिया कि तुम अभी जाओ और दूसरा प्रोसेस रन करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली हटा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग समहाउ, we are going towards a multitasking, or you can say we are using the concept of multitasking or time sharing. Time sharing is the main word, ठीक है। So this is when we use a multi programming with preemption, और without preemption मैंने आपको बता दिया है कि जब हम उसको चलने देते हैं with its own choice। नेक्स्ट स्टेट आपकी हो सकती है, अच्छा, रन स्टेट में मैंने बता दिया आपको, मेन मेमोरी में हुआ उस टाइम पे प्रोसेस हमारा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ब्लॉक एंड वेट स्टेट। सो ब्लॉक स्टेट और वेट स्टेट में मेरा प्रोसेस कब जाता है, जब उसको कोई क्या करना हो, जब हम अपने सीपीयू से प्रोसेस को हटाते हैं और उसको वेट स्टेट में डाल देते हैं, व्हेन इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर सम आईओ, जब उसको कोई डेटा रीड करना है, राइट करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, तब हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेस को सीपीयू से हटाकर वेट स्टेट या ब्लॉक स्टेट में डाल देते हैं और वेट करते हैं अंटिल द टाइम इट विल कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन। और जैसे ही वो अपना एग्जीक्यूशन आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट कर लेता है, उसको फिर से हम किस में ले जाते हैं, हमारे रेडी स्टेट में ले जाते हैं, ठीक है, फिर से रेडी स्टेट में ले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टर्मिनेशन। तो ब्लॉक वाले, जो ब्लॉक और वेट वाला है, इस टाइम पे हमारा जो प्रोसेस होगा वो किस स्टेट में होगा, मेन मेमोरी में होगा। कहाँ पर होगा, मेन मेमोरी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट आती है मेरी टर्मिनेशन और कंप्लीशन, वही जब प्रोसेस अपना वंस प्रोसेस इज कंप्लीट और फिनिशेज इट एग्जीक्यूशन, तो उसके जो रिलेटेड पीसीबीज हो, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हो, जो भी रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है, सब क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। नथिंग विल बी देयर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विल रिजाइड इन द मेन मेमोरी और सेकंड इन द मेन मेमोरी, सॉरी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी पीसीबीज हो, जो भी डेटा हो, व्हाटएवर द थिंग्स आर, रिसोर्सेज हो, वो सब क्या हो जाते हैं, वहां से डिलीट हो जाते हैं जब वो टर्मिनेशन वाले स्टेट पे चला जाता है। दो स्टेट्स नहीं है यहाँ पर, देखो, सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट। सस्पेंड रेडी क्या होता है, सस्पेंड रेडी के टाइम पे मेरा जो प्रोसेस होगा वो होगा सेकेंडरी मेमोरी। मान लेते हैं कि लेट 1000 प्रोसेसेस आर इन द रेडी स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि मेरे 1000 प्रोसेसेस हैं जो रेडी स्टेट में हैं। आई थिंक आई एम ऑडिबल, या फाइन, ओके। सो मान लेते हैं कि हम हमारे जो 1000 प्रोसेसेस हैं मेरे रेडी स्टेट में, तो अगर मुझे क्या करना है, हमें कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हायर प्रायोरिटीज है, मेरा जो स्पेस है, या फिर मैं बोल सकती हूँ 1000 प्रोसेसेस का ही रिसोर्स है मेरे पास, मतलब रिसोर्सेज की कमी है इस टाइम पे, ठीक है। तो अगर मुझे कोई प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेकिन मेरी रेडी स्टेट में सिर्फ 1000 प्रोसेसेस रिजाइड कर सकते हैं और ऑलरेडी उसके अंदर 1000 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाने के लिए व्हाट वी डू, जो हमारे लेस यूजफुल या फिर जो हमारे लेस प्रायोरिटी प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे, उनको हम डाल देंगे किसके अंदर, सस्पेंड रेडी के अंदर। सस्पेंड रेडी का मतलब है अब वो प्रोसेस जो है वो मेरा मेन मेमोरी से चला गया है, कहाँ पर, सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ चला गया है वो, क्योंकि रेडी स्टेट में वो कहाँ था, मेन मेमोरी में था, लेकिन जैसे ही मैंने
जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट डाली कि मुझे भाई अब हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, ना कि और मेरे पास स्पेस नहीं है रेडी स्टेट में, लेकिन मुझे एग्जीक्यूट करना है हायर प्रायोरिटी, तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसेसेस को या फिर एक या दो प्रोसेसेस को हम क्या करेंगे, रेडी स्टेट से उठाकर सस्पेंड रेडी में डाल देंगे। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो हमने उठाया है वो हमारा मेन मेमोरी से अब सेकेंडरी मेमोरी में चला गया है। तो सस्पेंड रेडी के टाइम पे जो प्रोसेस होगा, सस्पेंड रेडी के टाइम पे जो प्रोसेस होगा वो किस में होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ होगा वो, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होगा, ठीक है। और वो कब तक सस्पेंड रेडी वाले स्टेट में रहेगा, जब तक कि वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हमें अवेलेबल नहीं हो जाते, until again we are not available with the resources that we need, तब तक वो पर्टिकुलर प्रोसेस हमारा किस में रहेगा, सस्पेंड रेडी में रहेगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द, आप बोल सकते हो कि प्रायोरिटी जो है वो हमारी शेड्यूलर के से की जाती है, कि शेड्यूलर हमें प्रायोरिटी, मतलब इट इज ऑल डन बाय द शेड्यूलर, वो हम बाद में पढ़ते हैं शेड्यूलिंग वगैरह, वो सब मैं आपको बता दूँ, ठीक है। लास्ट स्टेट ऑफ प्रोसेस इज सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड ब्लॉक, ठीक है। ये भी हमारा कहाँ पर होगा, जब हमारा प्रोसेस सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक में होगा, इट मीन्स इट इज इन सेकेंडरी मेमोरी। अगर हमारा प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है, ठीक है, फॉर वेटिंग टू सम आईओ ऑपरेशन अगर उसको करना है और वो ब्लॉक स्टेट में है, ठीक है, तो अब अगर हम उसको पूछते देन इफ वी वांट टू आस्क हिम टू देन, अगर हमें फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे प्रोसेस मेरे ब्लॉक स्टेट में या मेरे वेट स्टेट में है, तो अगर मैं देखूंगी कि इसको मैं, मतलब ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि अगर हम उसको बोलेंगे कि तुम हार्ड डिस्क में रहो या मेरे सेकेंडरी मेमोरी में रहो, क्योंकि सस्पेंड वेट में अगर बहुत सारे प्रोसेस हो जाएंगे तो इट्स ऑफ नो यूज, मतलब इट्स ऑफ नो यूज बोल सकते हो, या फिर आप वहाँ पर अगर ज़्यादा प्रोसेस हो गए हैं मेरे, क्योंकि सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक भी समहाउ यूजिंग मेन मेमोरी, तो कुछ प्रोसेस को हम क्या करेंगे, उठाकर सेकेंडरी मेमोरी में डाल देंगे, तो वो पार्ट कहाँ पर आ जाएगा, सस्पेंड वेट और ब्लॉक, मतलब ब्लॉक के बाद मेरा कहाँ पर चले जाएंगे कुछ प्रोसेसेस, अगर वो यूजफुल नहीं है देन इट विल गो टू सस्पेंड वेट और ब्लॉक। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ठीक है, तो वो पूरा फुल हो चुका है, द कॉन्फ्रेंस हॉल इज फुल। अब कुछ लोग उसके बाहर वेट कर रहे हैं, सम पीपल्स आर वेटिंग आउटसाइड टू अटेंड दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो आप किनको पूछोगे कि तुम आकर अटेंड, मतलब तुम बाहर आ जाओ और हम चले जाएं, किनको पूछोगे, जो उसमें स्लीपिंग, मतलब जो सुन नहीं रहे हैं, जो ऐसे बस इधर उधर उनका ध्यान है, जो सिंसियरली अटेंड नहीं कर, उनको आप बोलो कि भाई आप तो वैसे नहीं सुन रहे, यू आर स्लीपिंग ओवर देयर, जस्ट कम आउट सो दैट वी कैन अटेंड द पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। तो एक तरीके से हम जो इनको स्लीपिंग प्रोसेसेस बोल सकते हैं, जो हमारे वेट और ब्लॉक में है और जिनका कोई जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, स्लीपिंग प्रोसेसेस बोल सकते हैं। तो उन स्लीपिंग प्रोसेसेस को हम किस में डाल देते हैं, सस्पेंड वेट और ब्लॉक में डाल देते हैं, सो दैट we are not using our main memory unless we are using a secondary memory for that, ठीक है। अब सस्पेंड वेट वाले जो प्रोसेसेस हो सकते हैं वो डायरेक्टली सस्पेंड रेडी में जा सकते हैं और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंड वेट वाले जो प्रोसेस हो सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, अब सस्पेंड वेट में है वो, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, तो अगर उन्होंने मतलब उनका जो भी अगर वो रिज्यूम करते हैं तो उनको दोबारा से वेट स्टेट में ना जाना पड़े, वो दोबारा से क्या करें, डायरेक्टली रेडी स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। तो सस्पेंड वेट प्रोसेसेस कैन गो टू सस्पेंड रेडी एंड फर्दर दे कैन गो टू पर्टिकुलर रेडी स्टेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ प्रोसेसेस, कि कितने स्टेट्स होते हैं प्रोसेसेस में और किस किस स्टेट से प्रोसेस कब कब गुजरता है, दिस इज ऑल अबाउट दिस। सो आई थिंक वी आर डन विद 1 hour, right? Okay, it's almost 47. I'll take 45 minutes more to complete today's class. Just wait for a second. Okay, next what we are going to discuss is your operations on process. Processes के कुछ states थे वो मैंने बता दिए, operations भी कुछ processes पे operations हम execute कर सकते, operations कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्वियसली प्रोसेस क्रिएशन कैन आल्सो बी वन ऑफ द ऑपरेशन। शेड्यूलिंग, प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलर ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आप यूज करें। डिस्पैचिंग भी हम कर सकते हैं, डिस्पैचिंग ये मैं आपको थोड़ा सा बस 5 मिनट रुको फिर समझाती हूँ। एग्जीक्यूशन प्रोसेस का एक ऑपरेशन एग्जीक्यूशन होता है, किलिंग टर्मिनेशन है, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस के ऑपरेशन है, इनका बहुत ज़्यादा इनका कोई पढ़ने के लिए वो चीज़ नहीं, बस आप ये
मतलब याद रखिए कि कौन कौन से ऑपरेशन से सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग, ये वहीं से जहां से हमने स्टेट किया उससे हम प्रोसेस भी निकाल सकते हैं। अब ये आता है प्रोसेस स्टेट डायग्राम, देखो ओके देन दिस इज योर प्रोसेस स्टेट डायग्राम। किस तरीके से प्रोसेस कहाँ रहेगा, कब कहाँ पर जाएगा, ये सब ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि 1000 प्रोग्राम्स है मेरे, 1000 प्रोग्राम्स है मेरे हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी में मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो कितने प्रोग्राम्स को हम, कितने प्रोसेसेस को हम रेडी स्टेट में ला सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर रिसोर्स ऑब्वियसली, कि मेरे रेडी स्टेट में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस रह सकते हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन आवर रिसोर्सेज। सो और जो हमारा यहाँ पर मैंने लिखा भी है डिस्पैच्ड, तो जो मेरा डिस्पैचर या शेड्यूलर होगा वो हमारा क्या करेगा, प्रोसेस को सीपीयू में शेड्यूल करेगा और इसके बाद टर्मिनेशन, मतलब ये कुछ स्टेट्स मैंने दिए। तो कोई भी प्रोसेस अगर होगा, अगर मैं किसी भी प्रोसेस की बात करती हूँ, तो वो बेसिकली अगर स्मूथली भी रन करता है तो पहले वो क्रिएट हुआ, न्यू में गया, ठीक है, देन वो रेडी स्टेट में गया, ठीक है, वंस इट इज क्रिएटेड देन इट विल गो टू रेडी स्टेट, और जो मेरा शेड्यूलर या डिस्पैचर होगा वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को मेरे कहाँ डाल देगा, रन पे डालेगा, और यहाँ पर वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा सीपीयू में, देन इट विल गो टू टर्मिनेट। अब जैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इट विल गो टू टर्मिनेशन। दिस इज अ स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस स्मूथली एग्जीक्यूट करेगा तो वो कम से कम ये 4 स्टेट से तो गुजरेगा। सो मिनिमम स्टेट्स, कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट करता है तो मिनिमम 4 स्टेट्स इट्स नीडेड टू एग्जीक्यूट, ठीक है, 4 स्टेट तो उसको लगेगा ही लगेगा। अब प्रोसेस के बाद मैंने बताया आपको 2 तरीके का टाइम हो सकता है, सीपीयू और आईओ टाइम। कोई प्रोसेस, जो भी प्रोसेस सीपीयू का ज्यादा टाइम ले रहे हैं दैट विल कम इन आईओ, सॉरी उनको हम बोलेंगे सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, जो भी आईओ टाइम ज्यादा ले रहे हैं उनको हम बोलते हैं आईओ बाउंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही पहले मैंने क्या किया, मेरे न्यू जब हम न्यू स्टेट पर हैं तो मेरा प्रोसेस या तो क्रिएट हो चुका होगा या फिर इट इज अबाउट टू क्रिएट, ठीक है, इट्स अबाउट टू क्रिएट। सो इनिशियली मेरा प्रोसेस किस में होगा, न्यू स्टेट में होगा। इट मीन्स द प्रोसेस इज अंडर क्रिएशन और यू कैन से प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है, तो वो न्यू स्टेट में होगा। वंस जैसे मेरा प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा हम उसको मूव करेंगे, देखो यहाँ पर ये लिखा है क्रिएटेड प्रोसेस विल गो टू योर रेडी स्टेट, यहाँ पर रेडी स्टेट में आ जाएगा। और रेडी स्टेट में एक टाइम पर नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की, क्योंकि रेडी स्टेट में हम बहुत ज्यादा प्रोसेस को रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिसोर्सेज दैट वी हैव। तो रेडी स्टेट में यहाँ पर इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हो सकते हैं। लेकिन जब रेडी से रन पर आप जाओगे, रेडी से रन पर आप जब जाओगे शेड्यूलर और डिस्पैचर की हेल्प से जब हम डिस्पैच करेंगे प्रोसेस को रेडी से रन पे, then only one process will go to run state, means only one process is using our CPU, ठीक है, उस टाइम पे हमारा सिर्फ एक ही प्रोसेस CPU को यूज कर रहा होगा। एंड अगर इन केस इन बिटवीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेस CPU को यूज कर रहा है और CPU पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इन केस ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी और इन केस ऑफ द बेसिस ऑफ टाइम क्वांटम, ऐसा भी हो सकता है कि सीपीयू ने भाई राउंड रॉबिन फैशन में क्या कर रखा है, सारे प्रोसेसेस को कुछ कुछ टाइम दे रखा है, तो टाइम क्वांटम के बेसिस पर ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे कि कितना टाइम हमें किस प्रोसेस को देना है, कितना टाइम किस प्रोसेस को देना है, तो उसके बेसिस पर भी क्या होगा, हमारा क्या हो सकता है, प्रीएम्प्ट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो रन स्टेट में क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी टू द प्रोसेसेस और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्वांटम दैट सीपीयू वांट्स टू गेट, तो क्या होगा हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रीएम्प्ट हो जाएगा, प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएगा एंड इट विल अगेन गो टू योर रेडी स्टेट, इट विल अगेन गो टू योर रेडी स्टेट। यहाँ पर देखो ये एरो इस तरफ जा रहा है, तो रेडी स्टेट से नंबर ऑफ